वैसे गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्ट्रेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखो यार, सुबह सुबह का टाइम है, बारिश जो है बहुत तकड़ी हो रही है। एनसीआर वाले रीजन की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो मेरा दिमाग जो है, जब से बारिश चल रही है सुबह से ही, जब से मैं उठा हूं तब से मेरे दिमाग में सबसे ज्यादा जो एक तरीके से चीज जो पिंच कर रही है वो है जो हमारे किसान। वो आज की डेट में यहाँ पर हमारी कंट्री में जो कैपिटल रीजन है उसके आसपास में कई जगह है यहाँ पर, और ये जो बारिश है और खासकर ये ठंड और जो टेम्परेचर है वो लगभग 1 डिग्री से भी जो नीचे पहुंच रहा है, तो ये सिचुएशन आप लोग समझिए कैसी होगी। और सरकार जो है उसके कान पर जू नहीं रेंग रही है। तो इस टाइम पर कैसी सिचुएशन यहाँ पर ये समझ में आ रही है। और सबसे जो एक अटपटी बात जो मुझे लगी जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था यहाँ पर, अब तक यहाँ पर लगभग 37 डेज यानी कि 37 दिन के अंदर अंदर 42 किसान ऐसे हैं जिनकी जान जा चुकी है। और सबसे अजीब बात पता है क्या है, अगर ध्यान से आप लोग देखिए, कोई भी मीडिया इसको ढंग से कवर नहीं कर रहा है। यानी कि 42 किसान जो हैं अब तक उनकी जान जा चुकी है इस प्रोटेस्ट के अंदर, कंट्री के अंदर, और अब तक उसको ढंग से कवर नहीं किया गया है। यानी कि इस तरीके से सिचुएशन आज के डेट में कंट्री में, जो आप लोग मीडिया हाउसेज हैं उनकी आप लोग समझ सकते हैं कि वो कितने एक तरीके से इनसेंसिटिव हो गए हैं इस पर्टिकुलर इशू को लेकर कि किसानों की जान जा रही है। हालांकि गवर्नमेंट तो पहले से ही इनसेंसिटिव है, आप लोगों को पता होगा, पहले से ही गवर्नमेंट ने डेटा पब्लिश करना बंद कर दिया था कि कितने किसान जो है सुसाइड कर रहे हैं, यानी कि हमारी कंट्री में कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं। पहले ही उसका डेटा पब्लिश करना जो गवर्नमेंट है वो बंद कर चुकी है, क्योंकि पता चलेगा लोगों को कि यार इतने किसान मर रहे हैं तो फिर लोगों को बुरा लगेगा, तो क्यों ना लोगों को ये बताई ना जाएगी कितने किसान मर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही कि हाँ, हम लोगों ने यहां पर अभी देखा कि हमारी कंट्री में 45 साल में कोविड 19 से पहले सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला, यानी कि बेरोजगारी देखने को मिली। गवर्नमेंट ने डेटा ही पब्लिश नहीं किया, क्योंकि लोगों को पता चलेगा इतनी बेरोजगारी है, पहले तो ये सोचता है मैं ही बेरोजगार हूं, तब पता चलेगा सब बेरोजगार हैं तो सारे बेरोजगार इकट्ठा होकर कुछ उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाएंगे, प्रोटेस्ट करने लग जाएंगे। तो डेटा ही मत दिखाओ उनको, यानी कि फैक्ट्स और फिगर जो है उनको छिपाकर रखो और बस ये दिखाओ कि सब कुछ हरा हरा है। ठीक है, तो वो नहीं है, एक शायद कहावत है कि हरियाली के अंधे को सब कुछ हरा दिखाई देता है, तो वो वाली चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है कि यानी कि अच्छा अच्छा दिखाते रहो, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो वो वाली चीजें यहां पर बेसिकली इस तरीके से जो मैंने चीजें देखी तो मुझे काफी एक तरीके से अंदर से अजीब सा फील हुआ यार। मैंने कहा यार, जिन लोगों की वजह से हम लोग घर में बैठकर आसानी से अपनी रोटियां खाते हैं, आराम से अपने घर पर अपने बच्चों को, सबको, घर के परिवार को, सबको पाल पोस रहे हैं, और उन्हीं को लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। चलिए जो भी है यहाँ पर, अभी देखिए इनके द्वारा बोला गया, किसानों के द्वारा, कि 26 जनवरी की जो परेड है वहां पर अब ट्रैक्टर चलेंगे। तो देखते हैं कितनी चीजें जो है नॉर्मल हो पाती हैं, क्योंकि अभी 26 जनवरी की जो परेड भी होगी तो वहां पर पूरा दुनिया उसको देखता है। उससे पहले अगर मैटर ये सुलझ जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि एक तरीके से हमारी ही कंट्री की ये बदनामी हो रही है, इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो अलग अलग कंट्रीज में इन्वॉल्व हो रही है। पर लेकिन जो गवर्नमेंट जितना इंसेंसिटिव दिखा रही है यहाँ पर, इतनी इंसेंसिटिव हो रही है नॉर्मली किसान के मुद्दे पर, तो यार नहीं होना चाहिए था। बाकी जम्मू कश्मीर, सीए, एनसीआर, एनआरसी, वो सब अपनी जगह, पर लेकिन किसान के मुद्दे पर, जो कि सबकी थाली में खाना पहुंचा रहा है, उसके मुद्दे पर इतना सेंसिटिव होना तो ये मुझे सही नहीं लगा। हो सकता है ये वीडियो जब तक आप लोगों तक पहुंचे बारिश जो है वो रुक जाए, क्योंकि सुबह से मैं देख रहा हूँ, सुबह से काफी तगड़े वाली यार। नॉर्मली इस सीजन की मुझे लग रहा है फिलहाल के टाइम पर, जो अभी सर्दियों के अंदर जो बारिश हो रही है उसमें सबसे टाइट वाली बारिश आज देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसीलिए ये सारी चीजें माइंड में आई। बाकी आज है संडे, संडे को थोड़ा सा आप लोगों के साथ में पढ़ाई भी करेंगे हम लोग, थोड़ा सा कुछ रिवीजन भी आप लोग कीजिएगा। जो निबंध, जो एस्से मैंने आप लोगों को लिखने के लिए दिया था वो आप लोग जरूर कंप्लीट कीजिएगा। और इसी के साथ में एक एथिक्स का क्वेश्चन भी मैं टेलीग्राम और फेसबुक दोनों जगह डाल दूंगा, ताकि आप लोग उसको अटेम्प्ट कर सकें। तो कोशिश कीजिएगा जो पेपर, देखिए एथिक्स का क्वेश्चन एक तरीके से आप लोग हिंदी में उससे बोलूं नॉर्मल भाषा में, नैतिक शिक्षा। ठीक है, तो आप लोग भी उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर वैसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं को अटेम्प्ट करना है, जो वैसे भी नॉर्मल बच्चे भी एक बार जाकर अटेम्प्ट करके देखेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल उदाहरण होते हैं कि आप लोगों के आसपास भी ऐसा माहौल बन जाए तो आप लोग उसमें क्या डिसीजन लोगे, किस तरीके से उस प्रॉब्लम को टैकल करोगे। और यही बात मैं आप लोगों को पहले बोलता था कि जब भी आप लोगों को मूवी देखा करें ना, मूवी में कोई इंसिडेंट दिखाया गया, कोई कंडीशन दिखाई गई है, तो मेरा मूवी देखने का तरीका ये होता है कि जो भी मूवी देखता हूं उसमें मैं मैक्सिमम ये कोशिश करता हूं कि उससे क्या सीखा जाए, कि अगर आप कभी उस सिचुएशन में पड़ जाते हैं तो आप लोगों के पास में क्या सोल्यूशन उसका होना चाहिए। तो इससे आप लोग किसी भी चीज से अच्छा आउटपुट निकाल पाएंगे। अगर हिस्ट्री भी आप लोगों को पढ़नी है तो सबसे आसान तरीका मुझे लगता है कि आप में से किसी एक पर्सन को, अपने आप को वहां पर एक तरीके से सोचकर देखिए कि मैं यहां पर ये पर्सन हूं। ठीक है, अकबर के बारे में पढ़ रहे हो,
अपने आप को अकबर मान लो, ठीक है। अशोक के बारे में पढ़ रहे हो तो अशोक मान लो, औरंगजेब के बारे में पढ़ रहे हो तो औरंगजेब मान लो। तो फिर देखो कि आप लोग उसकी दृष्टि से उस एरिया को कैसे देख रहे हो। और उस टाइम पर अगर आप लोग वहां पर होते तो नॉर्मल जनता कैसे सोचती, तो अपने आप को थोड़ी देर के लिए नॉर्मल जनता मान लो। तो इस तरीके से अगर चीजें आप लोग पढ़ोगे तो उसको एक तरीके से इमेजिनेशन में अगर आप लोग उसको दुड़ा पाओगे तो एग्जाम में याद रखोगे और समझ भी पाओगे एक्चुअल में ये कंडीशन क्या होगी ग्राउंड लेवल पर, ठीक है। क्योंकि इंसान के ऊपर जब अपने ऊपर पड़ती है ना तब समझ में आती है। दुनिया भर के रेप हो रहे हैं, दुनिया भर के मर्डर हो रहे हैं, तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, चलो यार ये तो चलते रहता है। पर जिस दिन अपने साथ में कुछ उल्टी सीधी हरकतें हो जाती है उस दिन समझ में आता है, उस दिन ऐसा लगता है यार ये सारी दुनिया कुछ बोल क्यों नहीं रही है, मेरे साथ में क्यों हो रहा है। जब तुम नहीं बोलते थे, जब सारी दुनिया के साथ में हो रही थी, तो दुनिया क्यों बोलेगी। चलिए जो भी है अच्छे से एंजॉय कीजिए। मॉर्निंग में अच्छा लगा, काफी सारे बच्चे आज उठे तो अप्रिशिएट करता हूं मैं इस तरीके से, बारिश के टाइम पर संडे में वो भी, तो ये काफी अच्छा लगा मुझे। तो इसी तरीके से आप लोग एंजॉय करते रहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं, एक एक न्यूज के ऊपर नजर डालेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों से डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी न्यूज निकल कर आ रही है आसाम से। आसाम में यहां पर एक देपोर झील है। देपोर झील जो यहां पर ये पर्टिकुलर एक लेक है, ये ओनली रामसर साइट है आसाम के अंदर में। तो इस रामसर साइट में काफी ज्यादा चीजें जो हैं वो आज के डेट में जो लोग हैं वहां पर ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे थे, तो इसके चलते यहां पर अभी आसाम के द्वारा कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात की जा रही है। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई भी चीज देखिए इस तरीके से न्यूज में रहते हैं ना, तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके बारे में कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के बारे में कोई भी चीज आती है तो उसके बारे में आप लोग तुरंत देखेगा। और झील की बात की जा रही है जैसे देपोर झील, तो ये झील है कहां पर, आसाम में। तो यहां पर क्वेश्चन बन जाएगा, 2-3 झील के नाम दे देंगे, आप लोगों से पूछ लेंगे। तो रामसर साइट का नाम दे रखा है, तो रामसर साइट न्यूज में। तो रामसर साइट टोटल पूछ रहे हैं हमारी कंट्री में कितनी है, तो टोटल मिलाकर 42 रामसर साइट है आज के दिन में हमारी कंट्री में। और ये रामसर कन्वेंशन है जिसके नाम पर ये साइट का नाम रखा गया है। अब आप लोग सोचेंगे ये रामसर कन्वेंशन क्या, जिसने पहली बार सुना है, ये ईरान के अंदर एक सिटी है जहां पर लोग काफी सारे इकट्ठा हुए थे और उनके द्वारा ये बोला गया कि जो भी वेटलैंड है, वेटलैंड बोलते हैं जिस तरीके से झील वगैरह हो गई, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो ये 1971 में यहां पर ये साइन किया गया था, ठीक है। 1971 में साइन किया गया था, दोनों डेट याद रखिएगा, 1971 में साइन किया गया था और ये 1975 में ये पिक्चर में आया था, यानी कि इन्फोर्स किया गया था। तो यहां पर रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, तो ये इसको पूरा नाम बोला जाता है नॉर्मली, तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो ये यहां पर बेसिकली रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड जो है ये एक तरीके से ट्रीटी है, एक तरीके का ये कंजर्व करने का, जो सस्टेनेबल तरीके से अपने जो वेटलैंड है, इनके झील वगैरह है, उनको यूज करने की ये बात करता है, ठीक है। इसके बारे में अगर अपनी कंट्री के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों से बात करूं तो मैंने बताया टोटल 42 रामसर साइट आप लोगों को अपनी कंट्री में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो 42 रामसर साइट जो है अपनी कंट्री में देखने को मिलेगी। तो ये आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में क्या किसी को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। अगर आप लोगों से कोई पूछे अभी रिसेंटली का मतलब है अभी 2020 में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में कि हमारी कंट्री में अगर बात करें यहां पर 2020 के अंदर, ये अभी रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में थी, इसको बोलते हैं तोशो कार, ठीक है। तो तोशो कार जो लद्दाख के अंदर जो लेक है, तो 17 नवंबर को इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे यार ये कैसे आ गया है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर महाराष्ट्र के अंदर है, यहां पर इसको भी याद रखिएगा, ये है लोनार लेक। ये यहां पर 13 नवंबर 2020 में महाराष्ट्र के अंदर जो है इसको अभी ये रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो जैसे यहां पर लद्दाख के अंदर है यहां पर तोशो, ये यहां पर तोशोकार, इसी तरीके से यहां पर आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि जो TSO लिखा हुआ है यहां पर, ये टी साइलेंट होता है, तो शो कार लेक भी इसको कई बार बोला जाता है, ठीक है। तो वैसे तोशो आप लोग बोल सकते हैं, कोई नहीं, याद रखने के लिए कंफ्यूजन है जिससे आप लोगों को देखने को मिले। इसी के साथ में एक अभी रिसेंटली 2020 के अंदर ही ये यहाँ पर कंवरताल या फिर यहाँ पर इसको काबरताल भी बोला जाता है, बिहार के अंदर है। इसको जुलाई के महीने में 2020 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें तो आसन बारेज, ये उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है। तो ये यहां पर अभी इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया। तो ये लेटेस्ट है जो अभी दिए गए हैं, तो ये लेटेस्ट वाले आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और कुछ ऐसे एरिया जैसे याद रखना आप लोगों से, वूलर लेक कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो याद रखना जम्मू एंड कश्मीर काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, तो इस तरीके से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी वो चीजें होती हैं जो थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाकर जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोगों के राज्य के अंदर जो भी रामसर साइट है वो आप लोग जरूर याद रखिएगा, या तो स्टेट के अंदर क्वेश्चन बन जाएगा या फिर आप लोगों से सेंट्रल जो एग्जाम होता है उसमें भी क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, ठीक है। तो वो जरूर याद रखिएगा। तो ये है आसाम के अंदर आखिर क्या इंप्लीमेंट किया गया है, तो यहां पर रोका गया है ये जो सेक्शन CRPC है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड,
सेक्शन 144 यहां पर लगा दिया गया है, ताकि जो फिशिंग यहां पर की जाती है और भी चीजें की जाती हैं, ओवर एक्सप्लॉइट किया जाता है चीजों को, उसको रोका जा सके। और लगभग ये बोला जा रहा है कि आगे आने वाले भी, ये बोला जा रहा है कि मिड जनवरी तक कम से कम, या बियॉन्ड मिड जनवरी तक यहां पर चीजें आप लोग को इस तरीके से देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो यहां पर आसाम के बारे में बात करें तो आसाम हमारी कंट्री में एक नॉर्थ ईस्ट में राज्य है, जो कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और इसी के साथ में वेस्ट बंगाल को भी टच करता है। याद रखना, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माइंड में, कई बार इस तरीके छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं और आप लोगों को लगता है यार ये पता नहीं कहां से आ गया, ये कुछ डिफरेंट सा लग रहा है। डिफरेंट नहीं होता है, सब कुछ वही होता है, बस थोड़ा सा आप लोग की नजर का फेर है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। ये बड़ी प्यारी सी न्यूज आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर बेसिकली ये क्या है कि अभी आप लोगों ने देखा ब्रेक्जिट कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो उसके चलते अभी रिसेंटली जो स्कॉटलैंड के जो लीडर हैं, पहले आप लोग मैप में देखा, आप लोग समझ पाएंगे। जब यहाँ पर ब्रेक्जिट के बारे में बात करते हैं तो यूनाइटेड किंगडम, ब्रेक्जिट का मतलब होता है ब्रेक, यानी एक तरीके से जो ब्रिटेन है, एग्जिट कहां से, यूरोपियन यूनियन से। तो यहां पर जब आप लोगों से यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है तो इसमें चार बेसिकली यूनाइटेड किंगडम मतलब राज्य, इनके चार राज्य हैं इसमें। कौन कौन से? एक हो गया नॉर्दर्न आयरलैंड, एक हो गया स्कॉटलैंड, एक हो गया यहां पर इंग्लैंड, एक हो गया यहां पर वेल्स। तो अभी यहां पर हम लोग बात करें स्कॉटलैंड के बारे में, तो स्कॉटलैंड के बहुत सारे निवासी पहले से ही चाहते हैं कि वो यूरोपियन यूनियन के साथ में रहे, पर लेकिन ये पार्ट है यूनाइटेड किंगडम का, तो इसकी वजह से इनको भी छोड़ना पड़ा। तो कुछ लोकल लीडर जो है वो भी बोरिस जॉनसन साहब के खिलाफ में जाकर बोल रहे हैं कि जल्दी फिर से वो यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि यहां पर रेफरेंडम करवाया जाएगा। रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम होता है एक तरीके से जनता से पूछना कि भाई साहब आप लोग क्या करना चाहते हैं। जैसे मैंने आप लोगों से एक तरीके से रेफरेंडम कराया था, वोटिंग कराई थी कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो सुबह 5 बजे उठना चाहते हैं, तो 20,000 के द्वारा बोला गया कि 5 बजे सुबह डाल दो सर। ठीक है, लेकिन उठ कितने रहे? उठ रहे हैं 1,500। तो यहां से आप लोग समझिए, तो यानी कि एक तरीके से क्या, एक तरीके से रेफरेंडम का मतलब ये होता है कि आप लोग जो चाहते हैं वो आप लोगों को मिल रहा है, तो फिर उसको फॉलो करो। ठीक है, तो आप लोगों को फॉलो करना है, वो उसके तो सुबह उठो आप लोग, तो तभी तो फॉलो होगा। अब नया ईयर भी आ गया तो जोश में रहो, अपने काम को करना स्टार्ट करो। तो रेफरेंडम यानी कि जनता से पूछा, तो यहां पर जनता से पूछा जाएगा फिर से कि भैया आप लोग ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहना चाहते हैं या फिर ग्रेट ब्रिटेन को छोड़ना चाहते हैं। तो इससे पता चलेगा ग्रेट ब्रिटेन से बड़ा है यूनाइटेड किंगडम, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। यूनाइटेड किंगडम यानी कि सबको मिलकर एक तरीके से, ग्रेट ब्रिटेन में स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स आता है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। और इंटरेस्टिंग न्यूज अभी है कि बोरिस जॉनसन के जो फादर हैं वो भी यहां पर आज की डेट में यूके छोड़ने के लिए तैयार है, फ्रांस की सिटीजनशिप लेने जा रहे हैं तो ये भी आप लोग देखिए, ये न्यूज मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी जब मैं देख रहा था। तो समझ सकते हैं आप लोग, पापा भी छोड़कर जा रहे हैं। हालांकि यार इनकी कंट्री में इतने सारे मम्मी पापा इनके होते हैं, इतने सारे बेसिकली शादी ये करते हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप को ही देख लो, 3-4 शादी कर रखी हैं। बोरिस जॉनसन की पता नहीं कितनी सारी वाइफ है, इनको खुद नहीं पता इनके घर में क्या क्या चल रहा है। तो ये एक अलग ही मुद्दा रहता है। तो उस फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी कंट्री जैसी जो रिलेशन रहती है ना फैमिली के साथ में, जैसे हमारी कंट्री में कई सारी पीढ़ियां साथ में रहती है, हालांकि अब तो थोड़ा कम हो गया, पर लेकिन जो रिलेशन हमारी कंट्री में जो फैमिली में होता है, मम्मी पापा भाई बहन के साथ में, या फिर जो भी सारे रिलेशन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो ये अपनी कंट्री जैसे रिलेशन आप लोगों को कहीं पर नहीं देखने को मिलेंगे। ये मुझे बड़ी प्यारी चीज लगती है अपनी कंट्री की। नेक्स्ट, आप लोग अगर थोड़े लंबे समय से लेक्चर सुनकर चल रहे हैं, मेरे साथ में आप लोग कनेक्ट है, तो आप लोगों को पता होगा मैंने आप लोगों को बोला था कि आने वाले साल में यानी कि 2021 में जो FATF की मीटिंग होगी फरवरी के महीने में, तो FATF की जो मीटिंग होगी अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम पे जो पाकिस्तान है उसको ग्रे लिस्ट में रखा गया है। तो अगर FATF की मीटिंग में यहां पर ये साबित हो जाता है कि पाकिस्तान को जो जो बातें बोली गई थी इंप्लीमेंट करने के लिए वो इंप्लीमेंट नहीं किए, तो इसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। और ब्लैक लिस्ट में डालना किसी भी कंट्री के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होता है। जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, ईरान हो गया, ये वो कंट्री है जिनको ब्लैक लिस्ट में रखा गया है। अगर पाकिस्तान भी इस कैटेगरी में आ जाता है तो ये सोचने वाली बात हो जाएगी पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के ऊपर एक तरीके से बहुत बड़ी एक गाज गिर जाएगी, क्योंकि ना तो इंटरनेशनल लेवल पर कहीं से वो फंड ले पाएगा, ना ही उसको कोई उसमें कोई इन्वेस्टमेंट कर पाएगा, बहुत सारी दिक्कत देखने को मिलेगी। तो अभी LAT के जो लीडर हैं उनको पकड़ा जा रहा है FATF की मीटिंग के पहले। अब देखने वाली बात यह है कि ये रियलिटी में देखिए दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो बोलते हैं ये करेंगे करेंगे, बस दिखावे के लिए बस चीजें करते रहते हैं कि हाँ भैया हम लोग करेंगे, जैसे ऐसे नहीं कि सुबह उठेंगे तो देखने के लिए कि सुबह उठेंगे। एक बार जो उठ गए डेली और फॉलो कर रहे हैं, तो डेडिकेशन होना चाहिए। तो अभी FATF के बारे में अगर बात करें यहाँ पर, तो FATF की मीटिंग को लेकर ये ऐसी हरकतें दिखा रहे हैं कि हाँ भैया हम भी हैं, ठीक है, तो ये हाँ हम भी ऐसा कुछ काम कर सकते हैं कि टेररिस्ट को रोक सकते हैं। पता चला मीटिंग होने के बाद में फिर से चादर तान कर सो रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी ना है। तो अभी यहां पर इंडिया यही बोल रहा है कि पता नहीं कितने सीरियस हैं वो, चेक कर लीजिए। तो थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे FATF के बारे में। FATF क्या है इसके बारे में थोड़ा समझिए। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। पेन सर्दी होती है ना, पेन पकड़ने में बड़ी प्रॉब्लम होती है फिर।
ये जो ग्रुप था ये बनाया गया था 1989 में, ठीक है। तो 1989 में ये ग्रुप बनाया गया था। तो G7 जो कंट्री है उनके द्वारा ये बनाया गया था। पहले G7 को G8 कंट्री बोलते थे, पर लेकिन 2014 में जो रसिया था वो इससे बाहर निकल गया क्या, धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया, ऐसा बोल सकते हैं। फिर ये G7 हो गया। क्यों निकाला गया? निकाला इसलिए गया क्योंकि रसिया के द्वारा क्रीमिया हड़प लिया गया। क्रीमिया क्या है? ये यूक्रेन का एरिया था और यूक्रेन के एरिया को रसिया ने हड़प लिया रेफरेंडम करा के, तो उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। तो जो यूरोपियन यूनियन की कंट्री है सारी, उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला यार ये कैसा तरीका है, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो उसके चलते जो यूरोपियन यूनियन है, जैसे यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये है क्रीमिया छोटा सा, ये है यूक्रेन और ये हो गया रसिया। रसिया एक यूरेशियन कंट्री है। यूरेशियन मतलब कि आधा हिस्सा इसका यूरोप में है और आधा हिस्सा इसका एशिया में है। इसी तरीके से तुर्की भी यूरेशियन है। यहां पर ये तुर्की हो गया, कुछ बड़ा पोर्शन इसका एशिया में है, बाकी छोटा सा पोर्शन यूरोप में है। तो इस तरीके से भी आप लोग थोड़ी सी कुछ इंफॉर्मेशन याद रखे गए। तो यूरोपियन कंट्री गुस्सा हो गया, यार रसिया ऐसे कैसे कर सकता है। रसिया ने बोला कि हम तो ऐसा कर सकते हैं, तो बोला तो बाहर का रास्ता देख ले। तो यहां पर ये कंडीशन देखने को मिली। आज के दिन में अगर बात करें FATF के बारे में, तो FATF जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को बोला जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस के अंदर है, यानी कि फ्रांस के अंदर, जहां बोरिस जॉनसन के पापा जो है सिटीजनशिप लेने वाले हैं, ठीक है, तो वहां पर है। तो ये जो बनाया गया था ये 1989 में बनाया गया था और इसमें 2 मुद्दों के ऊपर काम किया जाता है। एक तो है मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि गलत तरीके से कमाया गया पैसा को इस्तेमाल करना, उसको एक तरीके से सिस्टम में लेकर आना, यानी कि एक तरीके से धुला हुआ दिखाना उसको। और दूसरा है टेररिज्म फाइनेंसिंग, यानी कि टेररिज्म जो टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए जो पैसा आता है उसको रोकना। टोटल मिलाकर 39 मेंबर हैं। अभी रिसेंटली यहां पर ये इसके नए यहां पर अभी जो इसके जो प्रेसिडेंट बने उनका नाम याद रखिएगा, MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, मध्य प्रदेश है। नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं है, इनका नाम है मर्कस प्लेयर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, MP के नाम से याद रख लेना। अब आप लोग नहीं भूलोगे, मैं आशा करता हूं। तो ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं इसके बारे में। तो इसके नेक्स्ट जो मीटिंग होगी, तो उस मीटिंग में देखने वाली बात यहां पर ये होगी कि पाकिस्तान क्या कंडीशन यहां पर कर पाता है। चलिए, पहले ये जो मुद्दा था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बात करते थे। टेररिस्ट फाइनेंसिंग किस ईयर में इसमें ऐड किया गया है, ये आप लोग बताना है। कई बार आप लोगों को डिटेल में बता चुका हूं, तो कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वैक्सीन को लेकर हमारी कंट्री में काफी सारे स्टेप उठाए जा रहे हैं। मॉर्निंग में मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था यहाँ पर। तो वैक्सीन के लिए एक तरीके से सबसे पहले हमारी कंट्री में बोला जा रहा है कि जल्दी से हमारी कंट्री में जो वैक्सीन आ रही है, इंप्लीमेंट की जा रही है, तो अप्रूवल दे दिया गया। तो बोला जा रहा है कि 3 करोड़ के करीब जो हेल्थ वर्कर हैं, सबसे पहले उनको वैक्सीन दी जाएगी। और सही भी है, यहाँ पर अगर उनको वैक्सीन मिलती है तो कम से कम जो जनता का जो ध्यान रखते हैं उसके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। यहाँ पर एक मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, एक न्यूज आप लोगों को याद होगा लुइस कान के बारे में। ये लुइस कान जो है एक आर्किटेक्ट हैं अमेरिका के, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, लीजेंडरी लुइस कान। तो इनकी रिलेटेड बिल्डिंग है यहाँ पर IIM अहमदाबाद के अंदर। तो वो जो बिल्डिंग है उसकी जो छत है, वो उसके जो वॉशरूम है या उसकी जो दीवारें हैं वो काफी जर्जर हो गई हैं। तो यहाँ पर इसको बोला गया कि इसको डिमोलिश करते हैं और नई स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं या फिर जो यहाँ पर जो लोग हैं जो रहते हैं, उनको ये लगता है कि एक तरीके से हेरिटेज की तरीके से आप लोग इसको ऐसे नहीं तोड़ सकते। तो काफी लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट देखने को मिला IIM अहमदाबाद के अंदर। तो उसके बाद में फिर यहां पर इसको मना कर दिया गया कि इसको नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना है यहाँ पर। तो ये लुइस कान के बारे में बात की जा रही है। तो ये न्यूज थी, थोड़ी पुरानी न्यूज है, पर लेकिन यहां पर मुझे पता चला तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसके बारे में बात करते हैं। आप लोगों से मैंने एक आर्टिकल डिस्कस किया था साइंस जर्नल के बारे में। आर्टिकल क्या था? आर्टिकल ये था कि आज के डेट में, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों से मैं PPT बनाकर ले लूं और उनको वेबसाइट पर डाल दूं, पर लेकिन वेबसाइट पर सब्सक्रिप्शन रख दूं कि एक आर्टिकल पढ़ने के लिए आप लोगों को कम से कम 100 रुपए देने पड़ेंगे। तो आप लोगों को कैसा लगेगा? आप लोगों को लगेगा यार ये तो बड़ी बेवकूफी है, पर लेकिन ऐसा हो रहा है। जो साइंस से रिलेटेड जो जर्नल पढ़े जाते हैं आज के डेट में, वो यहां पर पब्लिश करने के लिए अलग अलग जो होता है अपने जर्नल इनको फ्री में देते हैं और ये ह्यूज मनी उसके लिए यहां पर काउंट करते हैं। यहां पर लगभग 2000 करोड़ आप लोग समझ सकते हैं हमारी कंट्री पे करती है इस तरीके जर्नल पढ़ने के लिए। $10 तक यहां पर पे किए जाते हैं एक एक आर्टिकल पढ़ने के लिए। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं तो क्या कंडीशन है। तो अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो पॉलिसी है उसमें ये बोला जा रहा है कि हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि कंट्री खरीद ले यहां पर और हमारी कंट्री में जितने भी साइंटिस्ट वगैरह हैं या फिर जो भी ये एक्सेस करने चाहते हैं उनको फिर फ्री में प्रोवाइड कराया जा सके। तो एक पॉलिसी हमारी कंट्री में लाई जा रही है जिसको बोला जा रहा है यहां पर, यह है द वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पॉलिसी। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ये ऐसी मैंने कई सारी पॉलिसी आप लोगों से डिस्कस की थी। वन नेशन पॉलिसी कैसी है, वन नेशन वन पॉलिसी, तो क्या क्या इसमें आता है। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के बारे में आप लोगों से बात करें किससे, तो ये साइंस एंड टेक से है, ताकि जो जनता पढ़ना चाहती है उनको जर्नल प्रोवाइड कराया जा सके। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना। और हाँ, फिर मुझे याद आ गया
टेलीग्राम यार फ्री में है। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए क्यों बोलते हो, टेलीग्राम मतलब टेलीग्राम पे पेड कर रखा है क्या कुछ? अरे कुछ पेड नहीं है मेरे भाई, टेलीग्राम पे इसलिए है क्योंकि वहां पर मुझे पोस्ट करने में आसानी रहती है। अकेला बंदा हूं यार, वन नेशन वन पॉलिसी, वन पर्सन वन आर्मी वन पूरा परिवार, ठीक है। तो यानी कि अकेला पर्सन है तो वहां पर आसानी रहती है मुझे पोस्ट करने में, 1 सेकंड में पोस्ट हो जाती है चीजें वहां, और उसको सबसे कंफर्टेबल लगता है मुझे। तो इसलिए वो टेलीग्राम है बिल्कुल, जो व्हाट्सएप जैसा ऐप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, सारी पीडीएफ वहां पर आप लोगों को मिल जाती है, ठीक है। कोई पेड वेड नहीं है। अगर लगता है ज्यादा ही पेड वेड चिल्ला रहे हो तो बच्चों की फीस दे दो कहीं पर जाकर, बड़े बच्चे परेशान रहते हैं यार, बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम में आज के डेट में, किसी को खाना खिला दो, किसी को किताब दिला दो, तो ज्यादा पैसे 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 रहता है 24 घंटे, ठीक है। तो ये चीजें देखो थोड़ा सा इस तरीके से, मतलब ये इस तरीके से बोलता हूं, पेड़ देखिए तब तक, मैंने आप लोगों को बोला है जब तक पेड़ कुछ नहीं होगा तब तक मैं अकेला हूं, ठीक है। जब तक मुझे अकेले को काम करना है। कल को अगर टीम आने लगी, कुछ छोड़ होने लगा, तो वो एक अलग चीज हो जाती है, क्योंकि उनको भी चाहिए कि आप भी मेरे साथ में अगर कल को काम करने लगो, मैं बोलूं कि आ जाओ यार मिलके काम करते हैं, तो आप लोगों को भी थोड़ी बहुत सैलरी चाहिएगी। तो उस टाइम पर कुछ चीजें देखी जाएगी किस तरीके से उनको लेकर चलना है, पर लेकिन उसमें भी मेरा जो मैं अपने आप जो काम करूंगा उसका कोई कोश नहीं रहेगी, यानी कि मेरी कोई कोश नहीं रहेगी, कोई और जो काम करेगा उसके लिए होगा जो भी होगा अभी। और फिलहाल मेरे माइंड में ऐसा कोई विचार है भी नहीं है, ठीक है। और लेक्चर तो कभी पेड होने वाले नहीं है, मेरे लेक्चर कभी पेड नहीं होने वाले हैं, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो ये फालतू की चीजें दिमाग में रखकर सर ये होगा वो होगा, उनसे डिस्टेंस बनाकर रखिए और पढ़ाई पर फोकस कीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें माइंड से निकाल दीजिए, ओके। तो ये थी कुछ बातें, बाकी ये याद रखना, यहां से 2020 की सारी पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी है मैंने, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब बात करते हैं वन नेशन वन फास्टैग के बारे में। वन नेशन वन फास्टैग हमारी कंट्री में ये प्रोवाइड करा जा रहा है ताकि सीमलेस जो हाईवे पर आप लोग आसानी से निकल सकें, ट्रेवल कर सकें, कोई भी प्रॉब्लम देखने को न मिले। गाड़ी पर एक टिकट चिपका लीजिए और फिर भागे जाइए जहां से जहां तक आप लोगों को जाना है। वन नेशन वन टैक्स आया जीएसटी, तो उसके बारे में आप लोग जानते हैं, हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट किया गया। वन नेशन वन पावर ग्रिड, जिसके चलते हमारी कंट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात की जाती है सब तक पहुंचाई जाती है प्रॉपर वे में। तो पूरी कंट्री में एक ग्रिड होगा, जिसके चलते ऐसा नहीं हो सकता कि पता चला आधी कंट्री में बिजली भागी हुई है, आधी में बिजली है। तो पूरी कंट्री में प्रॉपर वे में इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए ताकि कहीं से सप्लाई कर जाए तो प्रोवाइड कराया जा सके। वन नेशन वन गैस ग्रिड, वो पावर ग्रिड है और ये गैस के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आप लोग घर में कनेक्शन नहीं होता आज के डेट में, गैस का कनेक्शन आज के डेट में मिल जाता है, सिलेंडर उठाकर भागने की जरूरत नहीं है, तो उसके बारे में बात की जाती है। तो ये काफी अच्छा है यहाँ पर। तो देखते हैं किस तरीके से इंप्लीमेंट किया रहा है। वन नेशन वन हेल्थ इंश्योरेंस, इसका मतलब आयुष्मान भारत। अपनी कंट्री में अगर आप लोग आज के डेट में उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आप लोग तमिलनाडु में जा रहे हैं, तो तमिलनाडु में जाकर भी आप लोग अपना इलाज करा सकते हैं। ये यहाँ पर स्कीम है, अगर आप लोगों के पास में ये कार्ड है, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में वन नेशन वन राशन कार्ड, मानिए कि आज के डेट में आप लोग बिहार के अंदर है और बिहार से आप लोग जा रहे हैं गुजरात के अंदर, और वहां पर जाकर आप लोग काम कर रहे हैं, तो आप लोग वहां पर आसानी से राशन ले सकते हैं, जो कि यहां पर इस कैटेगरी में आते हैं जिनको राशन की जरूरत होती है। तो ये एक कंट्री होगी, कहीं पर भी जाइए दिक्कत कोई नहीं होगी। तो ये यहां पर इस तरीके से इंपॉर्टेंट है। और अभी रिसेंटली जो वन नेशन वन एग्रीकल्चर के बारे में याद रखिएगा, इसको ई नैम का नाम दिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, ये एक तरीके से एक मार्केट बनाई जा रही है कि चाहे तमिलनाडु का किसान हो, चाहे उत्तर प्रदेश का, चाहे बिहार का, चाहे गुजरात का, चाहे कहीं का भी, उसको एक प्राइस दिया जा सके पूरी कंट्री में। तो इससे किसानों को फायदा होगा, पर इंप्लीमेंट कितना होता है वो अभी पता नहीं है। तो ये कुछ बातें हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग याद रखना और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। इसी के साथ में थोड़ा सा इसी के साथ में छोटी सी चीजें और कनेक्ट करके देख लेते हैं। कई सारे रिवॉल्यूशन है हमारी कंट्री में और वो किससे रिलेटेड है ये आप लोग याद रखिएगा। ब्लैक पावर रिवॉल्यूशन, ये पेट्रोल से रिलेटेड है, ठीक है, याद रखना। इसी के साथ में ब्लू रिवॉल्यूशन के बारे में बात करें तो फिश से रिलेटेड है। ब्राउन रिवॉल्यूशन यहां पर लेदर से रिलेटेड है। जो ग्रे रिवॉल्यूशन होता है ये फर्टिलाइजर, ये देखिए जो किसानों से रिलेटेड चीजें हैं ना, वो जरूर याद रखना आप लोग। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं, जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है आप लोगों से ये नहीं पूछेंगे कहां कहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे बैकग्राउंड के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाएंगे। ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर हो गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन आप लोगों ने पता ही होगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन से हमारी कंट्री में आत्मनिर्भर भारत बना, कहीं ना कहीं प्रॉपर वे में, खासकर फूड के मामले में। वरना बाहर से हम लोग जैसे यूएसए जैसी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे और वो उसका गलत फायदा उठाते थे। व्हाइट रिवॉल्यूशन बात करते हैं तो ये है डेयरी मिल्क, यानी कि एक तरीके से दूध के बारे में, जिसकी चलते हमारी कंट्री में आज के में हम लोग को एक तरीके से ऐसा कंट्री बन गया है जो कंप्लीटली अपने ऊपर डिपेंडेंट है दूध उत्पादन में, और दूसरी कंट्री को भी हम लोग दूध बेच सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, तो काफी अच्छा है। सिल्वर रिवॉल्यूशन यहां पर एग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पिंक रिवॉल्यूशन तो ये दवाइयों के बारे में बात करते हैं, ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल जो आइटम्स होते हैं, तो यहां पर ये पिंक रिवॉल्यूशन है आप लोगों के सामने। गोल्डन रिवॉल्यूशन ये हॉर्टिकल्चर और हनी के बारे में बात करते हैं, जैसे साग सब्जियां फल फ्रूट उनके बारे में, तो ये गोल्डन रिवॉल्यूशन है।
तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। इसी के साथ में गोल्डन और गोल्डन फाइबर में याद रखना, फाइबर जूट की बात आ गई। जूट यानी कि जो सन होता है जिससे आप लोग खाट बुनने के लिए बान वगैरह बनाते हैं, उसके बारे में जूट के थैले आप लोगों ने देखोगे, टोकरियां बनाई जाती है, ये सारी चीजें वो जूट से बनाया जाता है। रेड रिवॉल्यूशन जैसे मीट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, या फिर टोमेटो के लिए भी इसको यूज किया जाता है, तो ये याद रखना। येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड, जैसे सरसों का तेल निकालते हैं, सूरजमुखी का तेल निकालते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना इसको। सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन, ठीक है, सिल्वर रिवॉल्यूशन और सिल्वर फाइबर आ गया यहां पर, तो ये कॉटन के लिए है। तो कुछ ऐसी चीजें से गोल्डन हो गया, गोल्डन फाइबर आ गया, तो ये हॉर्टिकल्चर और जूट के लिए है। तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना इस तरीके से। राउंड रिवॉल्यूशन, ये है पोटैटो के बारे में। पोटैटो मतलब आलू, तो आलू आप लोगों के घर तक पहुंचना चाहिए ताकि आप लोग आलू के पराठे बना सकें, आलू की पकौड़ी बना सकें। मुंह में पानी आ गया होगा, हाँ खा लो पहले, ठीक है, हेल्दी चीज खानी है, ठीक है, ये चीजें नहीं खानी है। इसी के साथ में अभी वन नेशन वन कार्ड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, तो ये भी याद रखना, पूरी कंट्री में एक ही कार्ड इंप्लीमेंट किया जा सके, चाहे आप लोग मेट्रो में जा रहे हो, अभी मुंह से निकल रहा है नैनो में जा रहे हो, नैनो मैगजीन, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद रखना। ओके, तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें थी, आई होप कि आप लोग कुछ नया जानने को मिला होगा, और ये चीजें कई बार कई सारे एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछ ली जाती है, तो इसलिए माइंड में क्लियर होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ता हूं। किताब है, आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में ऐसी किताबें पूछ ली जाती हैं कई बार, खासकर ये किताब यहां पर महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है, एमके गांधी जी से रिलेटेड है, पर राइटर जो है वो नॉर्मल है, वो एक अलग बात है, जेके बजाज और यहां पर एमडी श्रीनिवास के द्वारा, ये एमडी श्रीनिवास के द्वारा किताब लिखी गई है। किताब में क्या बातें बोली गई है? किताब में यह बोला गया है कि गांधी जी के द्वारा, गांधी जी के कई सारे दोस्तों के द्वारा बोला गया था कि उनको अपना रिलीजन चेंज कर लो, उनको मुस्लिम में या फिर उनको यानी कि इस्लाम में या फिर उनको क्रिश्चियनिटी में चेंज करने के लिए बोला गया, तो उन्होंने बोला नहीं, मैं इसको चेंज नहीं करूंगा। तो ये इसको अलग तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है इस किताब में, मेकिंग ऑफ ए हिंदू पैट्रियोट, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड है गांधी जी की जो हिंद स्वराज है, किताब आप लोगों ने पढ़ी नहीं होगी, हालांकि सुना होगा इसके बारे में, तो ये गांधी जी की किताब है हिंद स्वराज, तो उसमें इनके द्वारा कुछ बातें लिखी गई हैं अपने पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में। तो यहां पर जो कमेंट अभी किया गया मोहन भागवत साहब के द्वारा, जो कि आरएसएस के चीफ हैं, उनके द्वारा बोला गया ए हिंदू विल नेवर बी एंटी नेशनल, यानी कि अगर कोई हिंदू है वो एंटी नेशनल नहीं होगा, ठीक है। तो उनके द्वारा ये किताब की लॉन्च में ये बातें बोली गई है। तो ये देखिए, ये फालतू की बातें, इस तरीके की इरिटेटिंग जो सोसाइटी को डिवाइड करने वाली बातें कई बार देखने को मिलती हैं। यानी कि ऐसा क्या लिखा हुआ है यार, इंसान है, उसका दिमाग नहीं घूम सकता है क्या? आराम से दिमाग घुमाया जा सकता है, पर वो एक अलग चीज है। ये ऐसी ऐसी बातें बोलकर जो माइनॉरिटी होती है उनको इनसिक्योर फील कराने की कोशिश की जाती है, उसके चलते फिर प्रॉब्लम देखते हैं, फिर बोलते हैं यार ये दिक्कत हो रही है। तो हमारी कंट्री इतनी डाइवर्स है कि हम लोग रिलीजन के नाम पर तो कमेंट करने से कम बचें। इतने सारे रिलीजन है हमारी कंट्री में, एक के ऊपर कमेंट करेंगे दूसरे को इरिटेशन होने लगेगी। तो ये चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। जैसे आज के डेट में आप लोग देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अभी मास कन्वर्जन अगर कंट्री में होता है तो उसके ऊपर लो लेकर आए, चलिए सही है, कंट्री में कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, पर लेकिन पर्टिकुलर रिलीजन के नाम पर इसको प्रमोट करना वो कितने हद तक सही है, तो ये चीजें भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहां पर मास कन्वर्जन अगर होता है तो थोड़ा सा डेटा इसके बारे में याद रख लीजिएगा। यहां पर ये बात की जा रही है 3 से लेकर 10 साल तक की सजा उत्तर प्रदेश में, 5 से लेकर 10 साल तक की सजा है ये मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में भी कोई डिफाइन नहीं किया गया इस तरीके से। अगर एससी और एसटी के बारे में बात करें, माइनॉरिटी को कन्वर्ट किया जाता है, तो 2 से लेकर 10 साल की सजा उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में डिफाइन नहीं है, और यहां पर ये हिमाचल प्रदेश में 2 से लेकर 7 साल की सजा है। या फिर कोई भी कन्वर्जन अगर होता है तो 1 से लेकर 5 साल तक की यहां पर सजा दी जा सकती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी कि रिलीजियस कन्वर्जन की बात की जा रही है। अगर रिलीजन में कोई अपनी मर्जी से कन्वर्ट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर शादी के लिए अगर रिलीजन को कन्वर्ट कर रहा है तो वहां पर दिक्कत है, तो उसके लिए इंपैक्ट किया जा रहा है। आप लोगों को याद होगा लाखुर साहब का एक आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था हिंदू में ही, तो वो आप लोग समझ सकते हैं कि यानी कि ये सारे ये एक तरीके से कहीं ना कहीं इस तरीके की एक्टिविटी करना है यहाँ पर, और मैक्सिमम ये ऐसी एक्टिविटी करने से सोसाइटी डिवाइड होगी। तो ये डिवाइड एंड रूल वाला जो फंडा फॉलो किया जाता है ये बहुत गलत है। इन सब चीजों से जितना बच कर रहे हैं उतना ज्यादा अच्छा है, पर फिर भी ये चीजें देखने को मिलती है सोसाइटी में, तो ये गलत है, बहुत ह्यूज एक नेगेटिव इंपैक्ट डालने वाली है, ठीक है। तो ये है कुछ बातें जो आप लोग याद रखेगा, बाकी आप लोग समझदार हैं। अगर ये डिस्कशन आप लोग देख रहे हैं तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग काफी अच्छे से चीजें समझते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक आर्टिकल है, यहां पर ये काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। अभी 2021 में इंडिया के सामने क्या क्या चैलेंज रहने वाले हैं, तो 2020 में क्या चैलेंज रहे पहले तो आप लोगों को वो पता होने चाहिए, उसके बाद में 2021 में आप लोग के क्या चैलेंज रहने वाले हैं उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करिए तो चाइना और इंडिया के बीच में काफी ज्यादा झड़प देखने को मिली यहां पर नॉर्थ इंडिया में, यानी कि एक तरीके से जो लद्दाख वाले रीजन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली। तो चाइना ने खासकर अगर बात करें 1960 जो
टू के बाद में जब यहाँ पर हमारी कंट्री के द्वारा हार एक तरीके से मिली चाइना के द्वारा, तो तब से लेके अब तक अगर देखिए तो हमारी कंट्री और चाइना के बीच में सबसे बड़ी झड़प फिलहाल अभी देखने को मिली, जिसके चलते काफी बड़ी प्रॉब्लम निकल के आई। रीजन क्या था? रीजन ये था चाइना अपने आप को टॉप पर रखना चाहता है, तो ये काफी बड़ा मुद्दा था जो अभी रिसेंटली देखने को मिला और बहुत ज्यादा न्यूज में रहा। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सबकी नाक में दम कर रखा था, वो काफी बड़ा मुद्दा निकल कर आया। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सबकी नाक में दम कर रखा था और काफी बुरी कंडीशन यहां पर देखने को मिली, खासकर ईरान न्यूक्लियर डील को ले लो, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को ले लो, या फिर आप लोग बात कर लीजिए जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे एरिया रहे जिनसे ये बाहर निकल कर चले गए, ठीक है, WHO को छोड़ दिया इन्होंने, सपोर्ट करना बंद कर दिया, तो कई सारे ऐसे मुद्दे यहां पर निकल कर आए। तो ये सारे मुद्दे आप लोग देखते हैं। एक काफी बड़ा मुद्दा गहराया है यहां पर, कहां पर? ये अफगानिस्तान के अंदर तालिबान वाला मुद्दा काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिला, जो यूएस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में कई सारी चीजें देखने को मिली, जैसे कि आप लोग देखते हैं यूएई हो गया, ठीक है, इसी के साथ में बहरीन हो गया, मोरक्को हो गया, सूडान हो गया, उन्होंने इजराइल के साथ में अपने रिलेशन नॉर्मल कर लिए हैं। तो ये भी यहां पर मुद्दा भी देखने को मिला काफी लार्ज स्केल पर। अब लोगों ने नाम भी सुना होगा, अब्राहम अकॉर्ड के बारे में बात की गई, ठीक है। तो अब्राहम अकॉर्ड याद रखिएगा, यहां पर ये इजराइल के साथ में नॉर्मल रिलेशन कराने का एक पैटर्न फॉलो करते हुए यहां पर कई सारी कंट्री नजर आई। अब ये भी देखने को मिलता है कि हमारी इन कंट्री के साथ में कैसे रिलेशन है, जो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है। हमने अपनी कंट्री में एनआरसी लेकर आए, सीए लेकर आ रहे हैं हम लोग अपनी कंट्री में, ठीक है। तो इसके चलते कई सारी कंट्री जैसे बांग्लादेश हो गया या फिर दूसरी जो मुस्लिम कंट्री है, उनको काफी प्रॉब्लम देखने को मिली। तो उनके साथ में कैसे बैलेंस बनाकर आप लोगों को चलना है, तो ये भी एक मुद्दा है। रसिया और चाइना की जो बॉन्डिंग हो रही है फिलहाल अभी G7 से बाहर निकाला, G8 से बाहर निकाला गया, G7 हो गया, तो उसकी वजह से भी एक मुद्दा देखने को मिल रहा है। तो उसको कैसे आप लोग लेकर चल रहे हो, तो ये कई सारी चीजें हैं। तो आने वाले टाइम में बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें बैलेंस बनाकर हम लोग को चलना पड़ेगा, ठीक है। कैसे हमारी यूएसए के साथ में जो फ्रेंडशिप चल रही है, रसिया उसकी वजह से हमसे दूर हो रहा है। क्वाड के बारे में हम लोग जब बात करते हैं, तो क्वाड में जब हम लोग बात करते हैं तो रसिया चाइना के साथ में खड़ा हुआ नजर आता है, क्योंकि क्वाड में जो कंट्री है वो है जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए। तो ये हमेशा इस तरीके से देखा जाता है कि क्वाड जो है वो चाइना को टैकल करने के लिए, पर जरूरत पड़ी तो रसिया को भी टैकल करेगा, पर लेकिन ऐसा नहीं है। पर फिर भी रसिया जो है वो अलग थलग पड़ा हुआ है, तो इसलिए चाइना का साथ देता हुआ नजर आता है। तो ये सारे मुद्दे आप लोग यहां पर समझिएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि नेबर के साथ में कैसे एंगेज करना है। जैसे नेपाल के साथ में बुरी कंडीशन हो चुकी है, उसको थोड़ा सुधारा जाए आज के डेट में। म्यांमार के साथ में हम लोगों ने कोई बात नहीं करी, जब रोहिंग्या मुद्दे पर, कई सारे मुद्दे पर हम लोग चुप रहे पिछले कुछ टाइम में, ठीक है। तो ये एक तरीके से लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है। हम लोगों का भी कुछ ना कुछ डिसीजन होना चाहिए कि हम लोग उसको कैसे लेकर चल रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में काफी इंटरेस्टिंग जो चीजें आप लोग याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। देखिए हमारी कंट्री में नेक्स्ट ईयर जो अभी चल रहा है, ये 2020 और आने वाले टाइम जो है कई सारे ऐसे मुद्दे होने वाले हैं। जैसे अभी बात करें तो हमारी कंट्री में ब्रिक्स समिट होने वाली है 2021 में, तो न्यू दिल्ली होस्ट करेगा ब्रिक्स समिट। तो हम लोग ग्लोबल लीडर की तरीके से लेकर आएंगे। 2023 में हमारी कंट्री में G20 समिट होगा, तो ये याद रखना, यहां पर भी ग्लोबल लीडर की क्वालिटी निकल आएगी। इसी के साथ में इंडो अफ्रीकन समिट आप लोगों को देखने को मिलेगा, होने वाला तो 2020 में था, पर लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, तो अब 2021 में होगा। तो ये भी मुद्दा आप लोग याद रखिए। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि हम लोग एज ए ग्लोबल लीडर की तरीके से निकल कर आ सकते हैं, पर लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब हम लोग ग्लोबल लीडर की तरीके से बिहेव करेंगे, वरना ये पॉसिबल नहीं होगा। इसी के साथ में हम लोग नॉन परमानेंट मेंबर बन चुके हैं यूनाइटेड नेशन, यूएन के, ठीक है। तो 8वीं बार अब की बार हम लोग नॉन परमानेंट मेंबर बनने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि 2021-22 के लिए हम लोग यहां पर नॉन परमानेंट मेंबर रहने वाला है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए, तो इसलिए इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंडिया के लिए काफी इंटरेस्टिंग है, तो हम लोग ग्लोबल लीडर की तरीके से आ सकते हैं। तो वो चीजें हम लोग को याद रखनी पड़ेगी, इनको याद रखेंगे तभी हम लोग चीजें ढंग से इंप्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो लीडर की क्वालिटी दिखानी है। बाकी एक छोटी सी न्यूज है यहाँ पर जो बात की जा रही है, फॉर्मूला 1 के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर आप लोगों ने हैमिल्टन का नाम सुना होगा, लुइस हैमिल्टन। तो लुइस हैमिल्टन को यूके न्यू ईयर के टाइम पर यहाँ पर ये इनको नाइटहुड का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर ये मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर देखने को मिले फॉर्मूला 1 रेस में। और इसी के साथ में जो माइकल शुमाकर है उसके साथ में भी यहाँ पर ये एक तरीके से मैच करते हुए नजर आए। तो ये अभी रिसेंटली न्यूज में थे। फॉर्मूला 1 जो छोटी सी गाड़ी होती है ना, वह सड़कों पर भागती है ऐसे जैसे कि चींटी भाग रही हो, चींटी नहीं, खरगोश भाग रहा हो, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। बाकी टेलीग्राम पर जरूर कनेक्ट रहिएगा, और आई होप कि संडे है तो थोड़ा सा फंडे भी कीजिएगा, अपना थोड़ा सा कुछ देख सकते हैं जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे, अपनी लाइफ को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, थोड़ा सा कुछ भी आप लोगों को जो सुटेबल लगता है, पर लेकिन ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 घंटा, 2 घंटे मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, कम दिन बचे हुए हैं तो ज्यादातर फोकस आप लोगों का स्टडी पर होना चाहिए। यहां पर कनेक्ट रहिएगा, पीडीएफ सारी डाउनलोड कर लेना, और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती हैं। और मेरे साथ में ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी कनेक्ट रह सकते हैं, सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो। तब तक के लिए जय हिंद।